हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। आज डेट है 29 सितंबर 2020 और आज के डेट के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में, और साथ ही देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स और साथ में क्विज भी है। तो मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करेंगे कल के रिवीजन से। एशियाई विकास बैंक ने राजस्थान और मध्य प्रदेश में शहरी परियोजनाओं के लिए 570 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को स्वीकृति दिया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने अपने औद्योगिक विकास को मजबूत करने के लिए यूके आईबीसी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। असम सरकार ने अपने अन्य राज्यों से आने वाले हवाई यात्रियों के लिए विजिट आसाम ऐप विकसित किया है। गुरप्रीत सिंह संधू एवं संजू यादव ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन द्वारा 2019-20 के लिए वर्ष के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी के रूप में चुने गए। नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में आयोजित भारत श्रीलंका आभासी द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। नरेंद्र मोदी जी ने वस्तुतः 75वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया। विश्व बैंक ने सुरक्षित पानी और स्वच्छता सेवाओं के लिए बांग्लादेश को 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण स्वीकृत किया है। परमाणु वैज्ञानिक शेखर बसु का हाल ही में 68 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। आईआईटी मद्रास ने आईओटी उपकरणों के लिए मौशिक माइक्रोप्रोसेसर विकसित किया है। भारत और डेनमार्क ने बौद्धिक संपदा अधिकारों में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। और राजनाथ सिंह जी ने डॉक्टर कृष्णा सक्सेना द्वारा लिखी किताब अ बुके ऑफ फ्लावर लॉन्च की। तो आइए मूव करते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। तो आज का पहला क्वेश्चन है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट वर्ल्ड टूरिज्म डे 2020 वाज ऑब्जर्व्ड। निम्नलिखित में से किस तारीख को विश्व पर्यटन दिवस 2020 मनाया गया। तो अभी 27 सितंबर को मनाया गया है विश्व पर्यटन दिवस। ओके, वर्ल्ड टूरिज्म डे 27 सितंबर को मनाया गया। तो इस साल के लिए थीम रखी गई थी टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट, और हर साल 27 सितंबर को मनाया जाता है ये वर्ल्ड टूरिज्म डे, ताकि जो टूरिज़्म सेक्टर है उसके बारे में अवेयरनेस फैलाई जा सके, किसी कंट्री के लिए कितना इंपॉर्टेंट है उसका टूरिज़्म सेक्टर। उसके अलावा जो भी इंटरनेशनल कम्युनिटी है तो उन सबको इकट्ठा करने में, एकीकृत करने में टूरिज़्म सेक्टर का कितना बड़ा योगदान है, इस बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए और अवेयरनेस फैलाने के लिए हर साल ये दिन मनाया जाता है। और जो यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज़्म ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने ये जो 2020 का साल है इसे डेजिग्नेट कर दिया है एज द ईयर ऑफ टूरिज़्म एंड रूरल डेवलपमेंट। इसके साथ ही 28 सितंबर को मनाया गया है वर्ल्ड रेबीज़ डे यानी विश्व रेबीज़ दिवस, जिसके लिए थीम रखी गई थी इंड रेबीज़ कोलैबोरेट वैक्सीनेट। तो हर साल पूरे विश्व भर में 28 सितंबर को मनाया जाता है ये वर्ल्ड रेबीज़ डे, ताकि जो लोग हैं उनके बीच अवेयरनेस फैलाई जा सके कि जो रेबीज़ है उसका क्या क्या इम्पैक्ट होता है ह्यूमंस पे, एनिमल्स पे। उसके अलावा इन्फॉर्मेशन और एडवाइस दी जाती है लोगों को किस तरह से रेबीज़ से बचा जा सकता है, किस तरह से रेबीज को कंट्रोल किया जा सकता है। तो एक फ्रेंच केमिस्ट और माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे लुइस पास्चियर। ओके, लुइस पास्चियर, तो इन्होंने सबसे पहले रेबीज़ वैक्सीन को डेवलप किया था। तो इनकी डेथ एनिवर्सरी को मार्क करने के लिए 28 सितंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड रेबीज़ डे। तो आइए एक बार रिवीजन कर लेते हैं सितंबर के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज आए हैं अभी तक। सबसे पहले 1 से 7 सितंबर तक चला नेशनल न्यूट्रिशन वीक। 2 सितंबर को हुआ वर्ल्ड कोकोनट डे, जिसके लिए थीम रखी गई थी इन्वेस्ट इन कोकोनट टू सेव द वर्ल्ड। उसके बाद 5 सितंबर को मनाया गया इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी। 7 सितंबर को मनाया गया इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज। 8 सितंबर को मनाया गया इंटरनेशनल लिटरेसी डे, जिसके लिए थीम रखी गई थी लिटरेसी टीचिंग एंड लर्निंग इन द कोविड-19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड। उसके बाद 9 सितंबर को मनाया गया इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक। उसके साथ ही हिमालयन डे, और हिमालयन डे के लिए थीम थी हिमालयाज एंड नेचर। उसके बाद 10 सितंबर को मनाया गया वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे, जिसके लिए थीम थी वर्किंग टुगेदर टू प्रिवेंट सुसाइड। उसके बाद 12 सितंबर को मनाया गया वर्ल्ड फर्स्ट एड डे, जो कि सितंबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है, और इसके लिए थीम रखी गई थी फर्स्ट एड सेव्स लाइव्स। उसके बाद 14 सितंबर को मनाया गया हिंदी दिवस। 15 सितंबर को हुआ इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी, और उसके साथ ही इंजीनियर्स डे। उसके बाद 16 सितंबर को मनाया गया इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द ओजोन लेयर, जिसके लिए थीम रखी गई थी ओजोन फॉर लाइफ 35 ईयर्स ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन। उसके बाद 17 सितंबर को मनाया गया वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे, जिसके लिए थीम रखी गई थी हेल्थ वर्कर सेफ्टी अ प्रायोरिटी फॉर पेशेंट सेफ्टी। उसके बाद 18 सितंबर को मनाया गया वर्ल्ड बम्बू डे, जिसकी थीम थी बम्बू नाउ।
उसके बाद वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे जिसकी थीम थी सॉल्व वाटर, और उसके साथ ही इंटरनेशनल इक्वल पे डे। उसके बाद 19 सितंबर को मनाया गया इंटरनेशनल कोस्टल क्लीन अप डे, जो कि सितंबर के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है, और सितंबर के ही तीसरे शनिवार को इंटरनेशनल रेड पांडा भी मनाया जाता है, इंटरनेशनल रेड पांडा डे, जो कि 19 सितंबर को मनाया गया था। उसके बाद 21 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ पीस मनाया गया, जिसके लिए थीम थी शेपिंग पीस टुगेदर। उसके साथ ही वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे, जिसके लिए थीम थी लेट्स टॉक अबाउट डिमेंशिया। उसके बाद 22 सितंबर को मनाया गया वर्ल्ड राइनो डे, जिसकी थीम थी 5 राइनो स्पीसीज फॉर एवर। उसके बाद 23 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज मनाया गया, जिसकी थीम थी साइन लैंग्वेजेस आर फॉर एवरीवन। उसके बाद 24 सितंबर को मनाया गया वर्ल्ड मैरीटाइम डे, जो कि सितंबर के लास्ट गुरुवार को मनाया जाता है, और इसके लिए थीम रखी गई थी सस्टेनेबल शिपिंग फॉर अ सस्टेनेबल प्लानट। उसके बाद 25 सितंबर को मनाया गया वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे, जिसकी थीम थी ट्रांसफॉर्मिंग ग्लोबल हेल्थ, और उसके साथ ही अंत्योदय दिवस भारत में मनाया गया। उसके बाद 26 सितंबर को मनाया गया वर्ल्ड इन्वायरमेंटल हेल्थ डे, जिसके लिए थीम थी इन्वायरमेंटल हेल्थ अ की पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन इन डिसीज पेंडेमिक प्रिवेंशन। उसका 27 सितंबर को मनाया गया वर्ल्ड टूरिज्म डे, जिसके लिए थीम रखी गई टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट, और उसके साथ ही 28 सितंबर को मनाया गया वर्ल्ड रेबीज़ डे, जिसके लिए थीम रखी गई इन रेबीज़ कोलैबोरेट वैक्सीनेट। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी, समझ में भी आ रही होगी। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। ओके, लाइक के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए हर प्लेटफॉर्म पे, और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो ये मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ वॉन द रशियन ग्रैंड प्रिक्स 2020। हाल ही में रूसी ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीता है? तो अभी हाल ही में वॉल्टेरी बोटास ने जीता है 2020 का रशियन ग्रैंड प्रिक्स। ओके, और दूसरे नंबर पे रहे मैक्स वर्स्टैपन, और वर्ल्ड चैंपियन लुइस हैमिल्टन रहे तीसरे नंबर पे, और चौथे नंबर पे रहे सर्जियो पेरेज। ओके, तो रशियन ग्रैंड प्रिक्स जीती है 2020 की वॉल्टेरी बोटास ने। तो जो फार्मूला 1 की वर्ल्ड चैम्पियनशिप होती है तो पूरे साल भर में अलग अलग कंट्रीज़ के ट्रैक्स पे रेसेस होती हैं, और उसके बाद साल के अंत में जिसके सबसे ज़्यादा पॉइंट्स होते हैं उसे वर्ल्ड चैंपियन घोषित किया जाता है। तो इस साल जितनी भी रेसेस हुई हैं 2020 की, आइए एक बार देख लेते हैं एक नज़र। तो बहरीन जीपी, वियतनामी जीपी और चाइनीज जीपी पोस्टपोन हो गई थी कोविड-19 के चलते। उसके बाद हुई ऑस्ट्रियन जीपी, जिसे जीता था वॉल्टेरी बोटास ने। उसके बाद हुआ स्टीयरमार्क जीपी यानी स्टायरियन जीपी, जिसे जीता था लुइस हैमिल्टन ने। हंगेरियन जीपी जीती लुइस हैमिल्टन ने। उसके बाद ब्रिटिश जीपी भी जीती लुइस हैमिल्टन ने। उसके बाद हुई थी 70th एनिवर्सरी जीपी, जिसे जीता था मैक्स वर्स्टैपन ने। उसके बाद स्पेनिश जीपी, जिसे जीता था लुइस हैमिल्टन ने। उसके बाद हुई बेल्जियन जीपी, जिसे जीता लुइस हैमिल्टन ने। उसके बाद हुई थी इटालियन जीपी, जिसे जीता था पियरे गैस्ली ने। उसके बाद हुई थी अभी कुछ ही दिनों पहले टस्कन जीपी, जिसे जीता था लुइस हैमिल्टन ने। और अब हुई है रशियन जीपी, जिसे जीता है वॉल्टेरी बोटास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर विल द इंडियाज़ फर्स्ट कोस्ट गार्ड एकेडमी बी इस्टेब्लिश्ड। भारत की पहली कोस्ट गार्ड अकादमी कहाँ पे स्थापित की जाएगी? तो भारत की पहली कोस्ट गार्ड एकेडमी जो है वो इस्टेब्लिश की जाएगी कर्नाटका के मंगलुरु में। ओके, मंगलुरु इज़ द राइट आंसर। तो कर्नाटका के मंगलुरु में ये भारत की पहली कोस्ट गार्ड एकेडमी स्थापित की जाएगी, जिसके लिए कर्नाटका इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट बोर्ड यानी KIADB की लगभग 158 एकड़ ज़मीन ली गई है, और इसी 158 एकड़ ज़मीन में पहली भारत की जो कोस्ट गार्ड एकेडमी है उसको स्थापित किया जाएगा। और इस एकेडमी को इस्टेब्लिश किया जा रहा है जो भी इंडियन कोस्ट गार्ड हैं जो भी सर्विस में आना चाहते हैं, तो उनके एक तरह से रिक्रूटमेंट के लिए और उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराने के लिए ये एकेडमी की स्थापना की जा रही है, और ये भारत की पहली कोस्ट गार्ड एकेडमी होगी। तो इसे स्थापित किया जा रहा है मंगलुरु में, जो कि है कर्नाटका में, और कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर हैं BS येदियुरप्पा, गवर्नर हैं वाजूभाई वाला, और कैपिटल है बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ नेशनल मेडिकल कमीशन। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तभी हाल ही में डॉक्टर सुरेश चंद्र शर्मा जी को नियुक्त किया गया है नेशनल मेडिकल कमीशन के पहले चेयरमैन के रूप में। उसके अलावा जो उषा पाढ़ी जी हैं, इन्हें अभी हाल ही में जो ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन है वहाँ की पहली महिला डायरेक्टर जनरल बनी है ये। ओके, उषा पाढ़ी जी ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन की पहली महिला डायरेक्टर जनरल बनी हैं। उसके अलावा जो विनोद कुमार यादव हैं, ये हाल ही में अभी रेलवे बोर्ड के पहले CEO बने हैं। ओके, रेलवे बोर्ड की हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि जो CEO है उसका पद बनाया गया है, और पहले CEO बने हैं रेलवे के विनोद कुमार यादव जी। और जो सोमा मंडल हैं, ये अभी हाल ही में
जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है यानी सेल, वहाँ की ये पहली महिला चेयरपर्सन बनी हैं कुछ ही दिनों पहले। तो भारत में मेडिकल एजुकेशन और डॉक्टर्स के लिए जो रेगुलेटरी बॉडी थी उसका नाम था मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया यानी MCI, जिसकी स्थापना की गई थी 1933 में। ओके, और जो अब ये आई है NMC यानी कि नेशनल मेडिकल कमीशन, इसने पूरी तरह से रिप्लेस किया है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को। यानी जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया पूरी तरह से डिसॉल्व हो चुकी है और जो नई रेगुलेटरी बॉडी है अब मेडिकल एजुकेशन और डॉक्टर्स के लिए वो है नेशनल मेडिकल कमीशन यानी NMC। ओके, तो इसी के जो पहले चेयरमैन बने हैं वो हैं दिल्ली एम्स के सीनियर डॉक्टर सुरेश चंद्र शर्मा जी। ओके, और ये पहले चेयरमैन बन रहे हैं NMC के और इनका कार्यकाल होगा 3 साल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन। भारतीय प्रसारण फाउंडेशन के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे चुना गया है। तो अभी हाल ही में के माधवन जी को चुना गया है एज अ न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन। तो जो इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन है इनका भी हाल ही में 21वां एनुअल जनरल मीटिंग हुआ था। तो उसी मीटिंग में जो इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन का बोर्ड है उन्होंने जो डिज्नी इंडिया और स्टार के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मिस्टर के माधवन, इन्हें अभी हाल ही में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया है और ये रिप्लेस करेंगे मिस्टर NP सिंह को, जो कि हैं सोनी पिक्चर्स नेटवर्क के इंडिया में MD और CEO। और जो के माधवन जी हैं इनका कार्यकाल होगा 2 साल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जसवंत सिंह पास्ड अवे रिसेंटली एट 82, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री ही वॉज नॉट पार्ट ऑफ। जसवंत सिंह का हाल ही में 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया। निम्नलिखित में से वह किस मंत्रालय का हिस्सा नहीं थे। तो हाल ही में यूनियन मिनिस्टर जसवंत सिंह जी का 82 साल की उम्र में निधन हुआ और वो भारत के मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में भी रह चुके थे, इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में भी थे और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में भी थे। और जिस मिनिस्ट्री में वो पार्ट नहीं थे, क्वेश्चन में वही पूछा गया है कि वो निम्नलिखित में से किस मिनिस्ट्री में उन्होंने कार्य नहीं किया है, तो वो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के पार्ट नहीं थे, यानी मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड IT का हिस्सा नहीं थे जसवंत सिंह जी। तो जसवंत सिंह जी ने भारत के मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस के रूप में एक बार तो 16 मई 1996 से लेकर 1 जून 1996 तक सेवा दी। उसके बाद 1 जुलाई 2002 से लेकर 21 मई 2004 तक उन्होंने एज अ फाइनेंस मिनिस्टर काम किया। उसके अलावा वो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस रहे 2 जनवरी 2000 से लेकर 18 अक्टूबर 2001 तक। और उसके अलावा मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स भी रहे 5 दिसंबर 1998 से लेकर 5 दिसंबर 2002 तक। ओके, तो आपसे क्वेश्चन में पूछा था कि वो किस मिनिस्ट्री के पार्ट नहीं थे, जो गिवन थी 4 मिनिस्ट्री। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी थी उस मिनिस्ट्री के पार्ट नहीं थे जसवंत सिंह जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू NCAER's एस्टिमेशन व्हाट विल बी द परसेंटेज कॉन्ट्रैक्शन रेट इन द इंडिया GDP इन फिजिकल ईयर 2020-21। NCAER के आकलन के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारत की GDP में कितने प्रतिशत की गिरावट आएगी। तभी हाल ही में नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च यानी NCAER ने अपना एस्टिमेशन दिया है और उनके आकलन के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में जो भारत की GDP है यानी सकल घरेलू उत्पाद, उसमें 12.6% की गिरावट आएगी। तो फिजिकल ईयर 2020-21 के लिए अनुमान है 12.6% की गिरावट का। लेकिन इसके साथ उन्होंने जो आने वाला नेक्स्ट फिजिकल ईयर है यानी फिजिकल ईयर 2021-22 उसके लिए उन्होंने अनुमान लगाया है कि जो भारत की GDP है वो ग्रो करेगी 7% से। तो ये एक बार जो भी GDP प्रिडिक्शन हुई हैं अभी तक फिजिकल ईयर 2021 में भारत के लिए, एक बार उन्हें देख लेते हैं। तो जो ध्यान दीजिएगा, जो माइनस साइन है ये डिनोट कर रहा है GDP में गिरावट। ओके, पैंडेमिक के चलते जो है GDP में काफ़ी ज़्यादा गिरावट है, तो सबके एस्टिमेशन के अनुसार गिरावट ही है GDP में। तो जो माइनस साइन है ये बता रहा है GDP में गिरावट। तो अंकटैड के अनुसार 5.9% की गिरावट आएगी। केयर रेटिंग्स के अनुसार 8 से लेकर 8.2% की गिरावट आएगी। फिच सॉल्यूशंस के अनुसार 8.6% की गिरावट। UBS सिक्योरिटीज़ के अनुसार 8.6% की गिरावट। एशियन डेवलपमेंट बैंक के अनुसार 9% की गिरावट। क्रिसिल के अनुसार 9% की गिरावट। S&P रेटिंग के अनुसार 9% की गिरावट। OECD के अनुसार 10.2% की गिरावट। फिच रेटिंग्स के अनुसार 10.5% की गिरावट। SBI के अनुसार 10.9% की गिरावट। मूडीज़ के अनुसार 11.5% की गिरावट। इंडिया रेटिंग के अनुसार 11.8% की गिरावट।
और अभी हाल ही में NCAER ने अपना अनुमान दिया है 12.6% की गिरावट के लिए। उसके अलावा गोल्डमैन शेयर्स ने 14.8% की गिरावट का अनुमान लगाया है। और जो NSO है यानी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, उन्होंने अनुमान लगाया है कि भारत की GDP में इस साल 23.9% की गिरावट आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हैकाथॉन हैज़ बीन लॉन्च्ड बाई इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च टू प्रमोट फार्म मैकेनाइजेशन। कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा किस हैकाथॉन को लॉन्च किया गया है। तभी हाल ही में जो ICAR है यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, इन्होंने एक हैकाथॉन लॉन्च किया है जिसका नाम दिया गया है कृतज्ञ। ओके, कृतज्ञ, ऑप्शन नंबर 3 कृतज्ञ इज़ द राइट आंसर। तो इस हैकाथॉन में पूरे देश भर से कोई भी स्टूडेंट हैं या फैकल्टी है या नए नए इनोवेटर्स हैं जिनके पास अपने आइडियाज़ हैं या एंटरप्रेन्योर्स हैं जो बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए देख रहे हैं, तो वो एक ग्रुप बना के इस हैकाथॉन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और वहाँ पे वो अपने इनोवेटिव जो भी उनके आइडियाज़ हैं, जो कृषि में यंत्रीकरण को बढ़ाने के लिए उनके आइडियाज़ हैं, तो उसके बारे में वहाँ बता सकते हैं, शोकेस कर सकते हैं। तो इससे होगा क्या, अलग अलग आइडियाज़ आएंगे गवर्नमेंट के पास अलग लोगों से। तो जो भारत में कृषि यंत्रीकरण है यानी फार्म मैकेनाइजेशन, इसको प्रमोट किया जा सकेगा। तो इससे जो फार्म मैकेनाइजेशन सेक्टर है वहाँ पे अलग अलग टाइप के जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनके लिए सॉल्यूशंस भी मिलेगा। उसके साथ ही एम्प्लॉयबिलिटी भी बढ़ेगी और वहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप भी बढ़ेगी, यानी जो काफ़ी तरह के नए बिजनेस लोग आइडियाज़ हैं कृषि क्षेत्र में उसे स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसको भी बढ़ावा मिलेगा। और जब नए बिजनेस आएंगे तो वहाँ पे जो एम्प्लॉयबिलिटी है वो भी बढ़ेगी और सॉल्यूशंस भी मिलेंगे काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स के। तो इन सब चीज़ों को प्रमोट करने के लिए ये कृतज्ञ हैकाथॉन लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ असम विल बी रीनेम्ड आफ्टर विच इंडियन पॉलिटिशियन। असम का भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का नाम किस भारतीय राजनेता के नाम पर रखा जाएगा। तभी हाल ही में फार्मर एंड वेलफेयर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर जी ने असम में एक इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट का इनॉग्रेशन किया है और उन्होंने बताया है कि उसका नाम रखा जाएगा पूर्व नेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम के ऊपर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 पंडित दीनदयाल उपाध्याय इज़ द राइट आंसर। तो इस इंस्टीट्यूशन को बनाया गया है धेमाजी डिस्ट्रिक्ट में और इस इंस्टीट्यूट के बनने के बाद जो भी नॉर्थ ईस्ट है वहाँ पे जो फार्म एजुकेशन है उसको बढ़ावा मिलेगा। उसके अलावा जो भी फार्म सेक्टर है, फार्मिंग सेक्टर है, वहाँ पे जो रिसर्च एक्टिविटीज़ हैं उनको भी बढ़ावा मिलेगा इस इंस्टीट्यूट के बनने के बाद। तो जो असम है यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं सर्बानंद सोनोवाल, गवर्नर हैं जगदीश मुखी और कैपिटल है दिसपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट टूरिज्म्स ह्यूमन बाय नेचर कैंपेन हैज़ वॉन द पाटा ग्रैंड अवार्ड। किस राज्य पर्यटन के ह्यूमन बाय नेचर अभियान ने पाटा ग्रैंड अवार्ड जीता है। तभी हाल ही में केरला के टूरिज़्म ने एक कैंपेन लॉन्च किया था जिसका नाम था ह्यूमन बाय नेचर और इसी ह्यूमन बाय नेचर ने पाटा ग्रैंड अवार्ड 2020 जीता है। तो पाटा का फुल फॉर्म है पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन और यही पाटा ग्रैंड अवार्ड 2020 का मार्केटिंग के लिए जीता है। केरला के जो टूरिज़्म का एक कैंपेन था ह्यूमन बाय नेचर इसने, और ये कैंपेन लॉन्च किया गया था केरला सरकार के द्वारा ताकि जो केरला के लोग हैं उनका जो डेली लाइफ है और जो वहाँ का कल्चर है उन सबको दिखाने के लिए ये कैंपेन लॉन्च किया गया था, उनका शोकेस करने के लिए। और इस कैंपेन ने काफ़ी मदद की थी केरला टूरिज़्म में, जिससे 2019 में लगभग 17.2% की ग्रोथ हुई थी टूरिज़्म सेक्टर में, जो कि पिछले 24 सालों में सबसे बड़ा ग्रोथ है टूरिज़्म में। और 2008 में जो बाढ़ आई थी केरला में, उसके अलावा जो निपा वायरस आया था तो उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा टूरिज़्म घट गया था, काफ़ी ज़्यादा लॉस में था टूरिज़्म सेक्टर जो केरला का था। तो इस कैंपेन को लॉन्च करने के बाद जो वहाँ का टूरिज़्म सेक्टर था उसे भी काफ़ी बूस्ट मिला था। तो इसीलिए इस जो कैंपेन था ह्यूमन बाय नेचर, इसी कैंपेन को दिया गया है पाटा ग्रैंड अवार्ड 2020 का। तो केरला के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं पिनराई विजयन, कैपिटल है तिरुवनंतपुरम और गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। तो मूव करते हैं आज के इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स की तरफ। सबसे पहले है लेबनान्स पीएम डेजिग्नेट मुस्तफ़ा आदिब स्टेप्स डाउन। तो लेबनान के जो नामित प्रधानमंत्री थे मुस्तफ़ा आदिब, उन्होंने हाल ही में अपना पद छोड़ दिया है। नेक्स्ट है भगत सिंह 113th बर्थ एनिवर्सरी हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड ऑन 28 सितंबर। 28 सितंबर को भगत सिंह की 113वीं जयंती मनाई गई। नेक्स्ट है सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्सेस लॉन्चेस फेसलेस इनकम टैक्स अपील्स। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने फेसलेस इनकम टैक्स अपील की शुरुआत की है।
लास्ट है BCCI अपॉइंटेड नीतू डेविड एज हेड ऑफ इंडिया वुमेन्स सेलेक्शंस कमेटी। BCCI ने नीतू डेविड को भारत की महिला चयन समिति का प्रमुख नियुक्त किया है। तो अब समय आज के क्विज का क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द 2020 मेंस सिंगल इटालियन ओपन टाइटल। 2020 का पुरुष एकल इटालियन ओपन खिताब किसने जीता है। तो मेक श्योर इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दे कमेंट बॉक्स में। आइए देखते हैं कल का क्वेश्चन। कल मैंने आपसे पूछा था, हु हैज़ बीन अवार्डेड द IG नोबेल प्राइज़ 2020 फॉर मेडिकल एजुकेशन। चिकित्सा शिक्षा के लिए IG नोबेल पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है। तो इसका राइट आंसर है नरेंद्र मोदी जी के। अभी रिसेंट में नरेंद्र मोदी जी को मेडिकल एजुकेशन के लिए IG नोबेल प्राइज़ 2020 से सम्मानित किया गया था। तो आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको आज के वीडियो का PDF चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाके आज का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। उसके साथ ही आप फेसबुक में मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑनलाइन स्टडी अकेडमी 20 पे, और आप इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हैं online.study.academy सर्च करके। तो मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो में कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ, और साथ में देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स और क्विज तो होगा ही। तो मेक श्योर कल भी आप हमारे साथ इसी टाइम पे जुड़े। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।